मैं भगत सिंह। जन्म 27 सितंबर 1908, मृत्यु 23 मार्च 1931। भारत का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी बोल रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हमने देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार का साहस के साथ मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। हम असेंबली में बम फेंककर भी नहीं भागे, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को हमारे दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ हमें फांसी पर लटका दिया गया। कसूर सिर्फ इतना था कि हमारे देश पर कब्जा किए अंग्रेजों के खिलाफ हमने दिलेरी और बेखौफी से खिलाफत की और घटना को अंजाम देकर भागे नहीं, बल्कि डटे रहे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। सारे देश ने बलिदान की इस जंग को बड़ी गंभीरता से लिया और जो चिंगारी भड़की तो आज़ादी छीन कर देश ने वापस ली। मैं भगत सिंह संधू, जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 प्रचलित है, परंतु सही जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था। मेरे पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। मैं एक जाट यानी सिख परिवार से था और हमारा पूरा परिवार आर्य समाजी था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने मेरी सोच पर बहुत गहरा असर डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मैंने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी हत्याकांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य 16 को कारावास की सजाओं से मुझे इतनी बेचैनी हुई कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से मैं जुड़ गया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेरे इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नौजवान तैयार करना था। मैं वहीं भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को एक मत से मार डाला। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इस वक्त हमारी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर हमने सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर हम दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय मेरी उम्र करीब 12 वर्ष की थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सूचना मिलते ही हम अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। इस उम्र में मैं अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचता था कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद मैं गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों में से अपने लिए रास्ता चुनने लगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण मुझ में थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह मैं भी महात्मा गांधी का सम्मान करता था। सो मैंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश के लिए हिंसा से क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। मैंने जुलूसों में भाग लेना शुरू किया और कई क्रांतिकारी दलों के साथ सदस्य बनकर काम किया। हमारे दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि थे। काकोरी हत्याकांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं ने मुझे इतना आहत किया कि मैंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्नीस में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठी चार्ज भी किया। इसी लाठी चार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब मुझसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत मैंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार हम और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे।
उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर हम दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वो होश खो बैठे। इसके बाद मैंने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। हम दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह हम लोगों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। मैं यानी भगत सिंह कभी खून खराबे के पक्ष में नहीं था, परंतु वामपंथी विचारधारा को मानता था एवं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से मेरा ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने में लगा था। हालांकि मैं समाजवाद का पक्का हिमायती था, पर बाद में मेरे विरोधी हिंसा को मेरी विचारधारा बताकर जनता को बरगलाने के आरोप मुझ पर लगाते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद हमें शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि वे मेरे नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। हमें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति कभी पसंद नहीं आई। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से मेरा विरोध सबको पता था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद से पारित न होने देना हमारे दल का निर्णय था। हम सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए हमने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। हम चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में हमारे दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सबकी सहमति से मेरा और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में हम दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया था। मैं चाहता तो भाग भी सकता था, पर हमने पहले ही सोच रखा था कि हमें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी की सजा क्यों ना हो। अतः हमने भागने से मना कर दिया। उस समय हम दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद हमने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और हम दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। जेल में मैं करीब 2 साल रहा। इस दौरान लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करता रहा। जेल में रहते हुए मेरा अध्ययन बराबर जारी रहा। मेरे उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र मेरे विचारों के प्रतिबिंब थे। अपने लेखों में मैंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया, जिसमें मैंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। मैंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में हमने अपने साथियों के साथ 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसमें हमारे एक साथी यतीन्द्र नाथ दास की तो भूख से तड़पते मौत हो गई, फिर भी अंग्रेजों का दिल नहीं पसीजा। 26 अगस्त 1930 को अदालत से मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें मुझे, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। मेरी फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। मेरी फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की।
फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने सजा माफी के लिए अपील दायर की। ये सभी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, जो मेरी इच्छा के खिलाफ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी सजा माफ की जाए, जिससे क्रांति की चिंगारी बुझे। आप सबको सूचना मिल ही जाएगी जब 23 मार्च 1931 शाम को तयशुदा समय पर करीब 7:33 पर हमें हमारे दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी जा चुकी होगी। फांसी से पहले मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था, और जब मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी गई तो मैंने इतना ही कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ और मुझे उसे पूरा करने का समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब मुझे ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तो मैंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर कहा, ठीक है, अब चलो। ये मेरा अंतिम क्रियाकलाप था। फांसी पर जाते समय हम तीनों मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। उपसंहार। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने जलती आग देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण आए दुराव का दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर लोगों पर किसी भारतीय के अत्याचार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता बेचैन हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्ध बंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी से पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी वो कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्रों को प्रेरित किया।
भगत सिंह की जन्मतिथि विमर्श का विषय है। सामान्यतः उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु भगत सिंह का जन्म पंजाब के गांव बंगा, तहसील जड़ावाला, जिला लायपुर में संवत 1964 के अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि को शनिवार के दिन, तदनुसार 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को प्रातःकाल 9 बजे हुआ था। इसी दिन बंगा में ये खबर पहुंची थी कि सरदार अजीत सिंह रिहा कर दिए गए हैं और भारत आ रहे हैं। यह भी समाचार घर पहुंचा था कि सरदार कृष्ण सिंह जी नेपाल से लाहौर पहुंच गए हैं और सरदार सुवर्ण सिंह जी इसी दिन जेल से छूटकर घर पहुंच गए हैं। भगत सिंह की दादी ने जहां पौत्र का मुख देखा, वहीं उन्हें अपने बिछड़े हुए तीनों पुत्रों का भी मंगलजनक समाचार मिला। अतः उन्होंने कहा, भांगो वाला यानी भाग्यवान बच्चा उत्पन्न हुआ है। इसी कारण बालक का नाम पीछे भगत सिंह रख दिया गया। भगत सिंह के 23 मार्च 1931 को शहीद होने के बाद उन पर केंद्रीय अभ्युदय पत्रिका के लिए विशेष रूप से लिखे गए फरिश्ता भगत सिंह नामक परिचय में यही जन्मतिथि स्वीकार की गई है। स्वर्गीय क्रांतिकारी दल में सम्मिलित रहे सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनमथ नाथ गुप्त ने भी उक्त तिथि को ही स्वीकार किया है। इस प्रकार भगत सिंह के समसामयिक व्यक्तियों द्वारा उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी ही सिद्ध होती है। बावजूद इसके उनकी जन्मतिथि 28 सितंबर के रूप में प्रचलित हो गई है और उन पर काम करने वाले विद्वान भी बिना विशेष विचार किए 28 सितंबर को ही उनके जन्म दिनांक के रूप में मानते चले जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह को आज भी देश की व्यापक आबादी हाथ में पिस्तौल लिए क्रांतिकारी के रूप में जानती है। ये जीवन देश को समर्पित। भगत सिंह के 6 शुरुआती पत्र। 1. दादाजी के नाम एक पत्र। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने पर अंग्रेज सरकार ने मांडले यानी बर्मा में निर्वासित कर रखा था। जनता के रोष के आगे झुकते हुए नवंबर 1907 में उन्हें रिहा किया गया। पिता किशन सिंह को अंग्रेज सरकार ने नेपाल से पकड़ा था और छोड़ दिया था। सबसे छोटे चाचा स्वर्ण सिंह पर कई मुकदमे बनाए गए थे और वे जमानत पर रिहा हुए थे। इसीलिए दादी ने भगत सिंह को भांग वाला यानी भाग्यशाली मान लिया था। अर्जुन सिंह ने अपने पोते का पालन पोषण अपनी देखरेख में किया। वे शुरू से ही उसके भीतर सामाजिक चेतना और तर्क शक्ति के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे थे और उसे सामाजिक बराबरी और प्रगति के विचारों से परिचित करा रहे थे। भगत सिंह की पहले 4 साल की पढ़ाई अपने गांव बंका चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच अब लायपुर पाकिस्तान में हुई और आगे पढ़ने के लिए वे पिताजी के पास लाहौर आ गए। ये भगत सिंह का पहला खत है जब वे 6ठी कक्षा में पढ़ रहे थे। उनका ये पत्र दादा अर्जुन सिंह को संबोधित है, जो उन दिनों गांव खटकड़ कलां आए हुए थे। पत्र उर्दू में है। लाहौर 22 जुलाई 1918। पूज्य बाबा जी, नमस्ते। अर्ज ये है कि आपका खत मिला, पढ़कर दिल खुश हुआ। इम्तिहान की बाबत यह है कि मैंने पहले इस वास्ते नहीं लिखा था क्योंकि हमें बताया नहीं गया था। अब हमें अंग्रेजी और संस्कृत का नतीजा बताया गया है। उनमें मैं पास हूँ। संस्कृत में मेरे 150 नंबरों में से 110 नंबर हैं। अंग्रेजी में 150 में से 68 नंबर हैं। जो 150 में से 50 नंबर ले जाए वो पास होता है। 68 नंबरों को लेकर मैं अच्छी तरह से पास हो गया हूँ। किसी किस्म की चिंता न करना। बाकी नहीं बताया गया। छुट्टियाँ 8 अगस्त को पहली छुट्टी होगी। आप कब आएंगे लिखना। आपका ताबेदार भगत सिंह। दादाजी के नाम एक और पत्र। लाहौर 27 जुलाई 1929। श्रीमान पूज्य दादाजी, नमस्ते। अर्ज है कि खैरियत है और आपकी खैरियत श्री नारायण जी से नेक मनाया करता हूँ। अहवाल यह है कि हमारा 6 माही इम्तिहान हो गए जो जुलाई से शुरू हुए थे। हिसाब के पर्चे में बहुत लड़के फेल हो गए। 9 अगस्त को दोबारा होगा और सब तरह से खैरियत है। आपने कब आना है? भैया जी को ये बताइए कि मैं 6 माही इम्तिहान में सारे मजमूनों में पास हो गया हूँ। माता जी चाचा जी को नमस्ते।
कुलतार सिंह को 24 जुलाई की रात और 25 जुलाई की शाम को बुखार था। अभी उसे आराम है, किसी किस्म की फिक्र न करें। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह ने 22 साल की उम्र में दादा अर्जुन सिंह के नाम उर्दू में पत्र लिखा था। दादाजी के नाम एक और पत्र, लाहौर 14 नवंबर 1921। मेरे पूज्य दादाजी नमस्ते। अर्ज ये है कि इस जगह खैरियत है और आपकी खैरियत श्री परमात्मा जी से नेक मतलूब हूँ। अहवाल ये है कि मुद्दत से आपका कृपा पत्र नहीं मिला। क्या सबब है? कुलबीर सिंह कुलतार सिंह की खैरियत से जल्दी मुत्तला फरमाइए। बेबे साहबा अभी मोरावाली से वापस नहीं आई, बाकी सब खैरियत है। कार्ड की दूसरी तरफ, माताजी को नमस्ते, चाची साहबा को नमस्ते। मंगू चमार अभी तक तो नहीं आया। मैंने एक पुरानी किताब मोल ली थी जो कि बहुत सस्ती मिल गई थी। कार्ड की लाइनों के बीच उल्टे रुख। आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जल्द शुरू हो जाएगी। आपका ताबेदार भगत सिंह। इस पत्र से पता चलता है कि उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन के प्रभाव से भगत सिंह अनजाने नहीं थे। वे दादा को बताए बिना न रह सके कि जल्दी आरंभ होने वाली रेल हड़ताल की उन्हें खबर है। गुरुमुखी में लिखा पहला पत्र चाची के नाम। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने बर्बर कत्लेआम किया। 12 वर्षीय भगत सिंह दूसरे दिन वहां गए और रक्त सनी मिट्टी लेकर घर लौटे तो कई सवाल उनके मन में थे। अपनी छोटी बहन बीबी अमर कौर से उन्होंने अपने मन की बातें कही। 21 फरवरी 1921 को महंत नारायण दास ने ननकाना साहिब में 140 सिखों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। बहुतों को जिंदा ही जला दिया। लाहौर से अपने गांव बंगा जाते समय भगत सिंह ने वो स्थान देखा और 5 मार्च को हुई बड़ी कॉन्फ्रेंस भी देखी। वे ननकाना साहिब से इस घटना संबंधी एक कैलेंडर भी ले गए थे। इस घटना से पूरे पंजाब के गांव में अंग्रेज सरकार के खिलाफ, जिसने महंत की मदद की थी, एक जोरदार आंदोलन उठा। हर गांव में काली पगड़ियां बांधने और पंजाबी पढ़ने का रिवाज चल पड़ा। भगत सिंह भी इसके प्रभाव में आए। भाई बहन बीबी अमर कौर और भगत सिंह ने पंजाबी पढ़नी व लिखनी सीखी। चाची के नाम एक पत्र, लाहौर 24 अक्टूबर 1921। मेरी प्रिय चाची जी नमस्ते। मैं जलसा देखने के लिए लायलपुर गया था। मुझे गांव आना था, लेकिन बापूजी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं गांव नहीं आया। मुझे माफ करना यदि कोई भूल हो गई हो। चाचा जी यानी स्वर्ण सिंह का चित्र बन गया है। मुझे साथ ही लाना था, लेकिन तब तक वो पूरा नहीं हुआ था, इसलिए माफ करना। जवाब जल्दी दे देना। बड़ी चाची जी को माथा टेकना, माता जी को भी माथा टेकना। कुलबीर और कुलतार को नमस्ते। आपका पुत्र भगत सिंह। भगत सिंह ने करीब 14 साल की उम्र में अपनी छोटी चाची चाचा स्वर्ण सिंह की विधवा हुक्म कौर को लिखा था। पंजाबी भाषा व गुरुमुखी लिपि में लिखा ये पत्र चक नंबर 105 जिला लायलपुर के पते पर भेजा गया था। पता उर्दू में लिखा है पर जिला लायलपुर अंग्रेजी अक्षरों में है। घर को अलविदा। पिताजी के नाम पत्र। 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे। जन जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भी भाग लेते थे। क्रांतिकारी अध्यापकों और साथियों से नाता जुड़ गया था। भारत को आजादी कैसे मिले इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थीं। घर में दादाजी ने अपने पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपना तर्क न चलते देख भगत सिंह ने पिताजी के नाम ये पत्र लिखा और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वहीं बी के दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर एक बड़ा कदम बना। पहली बार शताब्दी के 8वें दशक के प्रारंभ में भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु द्वारा संपादित भगत सिंह के पत्रों और दस्तावेजों का एक संकलन प्रकाशित हुआ, जिसने मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो जाने वाले उस वीर युवा के विचार पक्ष की एक झलक प्रस्तुत की। इसी के आसपास वीरेंद्र सिंधु द्वारा लिखी गई भगत सिंह की एक महत्वपूर्ण जीवनी युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे नाम से प्रकाशित हुई। 8वें दशक के पूर्वार्ध में ही दिल्ली के
कुछ युवा क्रांतिकारी वामपंथियों ने भगत सिंह के लेखों, बयानों, उद्धरणों का एक छोटा सा संकलन निकालकर उनके द्वारा मार्क्सवाद को स्वीकार करने और उसका गहन अध्ययन करने का तथ्य रेखांकित किया। अब धीरे धीरे मात्र एक वीर क्रांतिकारी से अलग भगत सिंह की छवि एक मेधावी युवा क्रांतिकारी विचारक के रूप में बनने लगी थी। जब इतिहासकार विपिन चंद ने 8वें दशक के उत्तरार्ध में भगत सिंह का तब तक अनुपलब्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ अपनी भूमिका के साथ प्रकाशित किया, तो उनके गहन और अकुंठ भौतिकवादी चिंतन के नए आयाम और नई गहराई की पहली बार लोगों को जानकारी मिली। बम का दर्शन शीर्षक दस्तावेज का पहला मसौदा भगत सिंह ने जेल से लेकर बाहर भिजवाया था, जिसे छपवाने से पहले अंतिम रूप देने का काम भगवती चरण वोहरा ने किया था। उल्लेखनीय है कि यह दस्तावेज गांधी के लेख कल्ट ऑफ द बम के उत्तर में लिखा गया था। भगत सिंह ने जेल में सतत गहन अध्ययन करने, मुकदमे की कार्रवाई में हिस्सा लेने तथा पत्रों, संदेशों और विविध दस्तावेजों के लेखन के अतिरिक्त 4 पुस्तकें और लिखी थीं। आत्मकथा, समाजवाद का दर्शन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और मृत्यु के द्वार पर। इन पुस्तकों की पांडुलिपियों के गायब होने की कई रहस्यमय कहानियां चलन में रही हैं और माना यही जाता है कि वे नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस बात से अभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेल नोटबुक की तरह किसी के व्यक्तिगत संग्रह से या किसी अभिलेखागार से सहसा ये पांडुलिपियां भी बरामद हो जाएं। फांसी से 3 दिन पहले पंजाब के गवर्नर को फांसी के बजाय गोली से उड़ाए जाने की मांग करते हुए लिखे गए अपने पत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लिखा था, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक अथवा सर्वथा भारतीय ही हों। उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पत्र के अंत में विश्वास पूर्वक ये घोषणा की गई है कि निकट भविष्य में ये युद्ध अंतिम रूप से लड़ा जाएगा और तब ये निर्णायक युद्ध होगा। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन को भेजे गए अपने संदेश में भगत सिंह ने लिखा था, इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। फरवरी 1931 के अपने ऐतिहासिक मसविदा दस्तावेज में भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था, आतंकवाद हमारे समाज में क्रांतिकारी चिंतन की पकड़ के अभाव की अभिव्यक्ति है या एक पछतावा। इसी तरह यह अपनी सफलता का स्वीकार भी है। आतंकवाद अधिक से अधिक साम्राज्यवादी ताकत को समझौते के लिए मजबूत कर सकता है। ऐसे समझौते हमारे उद्देश्य पूर्ण आज़ादी से हमेशा ही कहीं दूर रहेंगे। इस प्रकार आतंकवाद एक समझौता सुधारों की एक किश्त निचोड़ कर निकाल सकता है और इसे ही हासिल करने के लिए गांधीवाद जोर लगा रहा है। वो चाहता है कि दिल्ली का शासन गोरे हाथों से भूरे हाथों में आ जाए। ये लोगों के जीवन से दूर हैं और इनके गद्दी पर बैठते ही जालिम बन जाने की बहुत संभावनाएं हैं। इन्हीं कारणों से हमारा मानना है कि 21वीं शताब्दी में भगत सिंह को याद करना और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक उपक्रम एक विस्मृत क्रांतिकारी परंपरा का पुनः स्मरण मात्र ही है।